देखिए पेज नंबर 124 में क्वेश्चन नंबर 2 इसको देखेंगे। कह रहा है उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनका ये लोग क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। अनेकों उत्सर्जी उत्पाद कोशिकाओं की धमनियों में क्या रहते हैं, वो भंडारित रहते हैं। ठीक है, 2 नंबर में लिखा गया कुछ उत्सर्जक उत्पाद पत्तियों में भंडारित रहते हैं, कुछ तो पत्तियों में भंडारित हो जाते हैं। पत्तियों के गिरने के साथ ये क्या हो जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं, हट जाते हैं। इसके बाद देखिए 3rd नंबर कह रहा है कुछ उत्सर्जक उत्पाद जैसे रेजिन या गम विशेष रूप से निष्क्रिय पुराने जाइलम भंडारित, जाइलम में क्या रहते हैं, जाइलम में क्या लिख सकते हैं, में भंडारित रहते हैं। ठीक है, ये इसमें लिख सकते हैं। अगला 4 नंबर देखिए कुछ उत्सर्जक उत्पाद गम छाल में क्या होते हैं, जो गम होते हैं क्या होते हैं, वो छाल में भंडारित रहते हैं। रेजिन वगैरह होते हैं सब छाल के रूप में क्या होते हैं, भंडारित रहते हैं। और एक छाल के उतरने के साथ ही क्या होते हैं, ये हट जाते हैं। फिर लिखा है 5 नंबर पादप कुछ उत्सर्जक को जड़ों द्वारा मर्दा में क्या करते हैं, उसे कर देते हैं, मर्दा में उसमें निकाल देते हैं। ठीक है, नंबर 3 कह रहा है मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार का होता है। तो इसमें आप लिखेंगे मूत्र की मात्रा पानी के पुनः अवशोषण पर प्रमुख रूप से निर्भर करती है। वृक्काणु नलिका द्वारा पानी की मात्रा का पुनः अवशोषण निम्नलिखित पर निर्भर करता है। नंबर 1, शरीर में अतिरिक्त पानी की कितनी मात्रा है जिसको निकालना, जब शरीर के ऊतकों में पर्याप्त जल है तब एक बड़ी मात्रा में तन में पतला मूत्र का उत्सर्जन होता है। जब शरीर के ऊतकों में जल की मात्रा कम तब सांद्र मूत्र की थोड़ी सी मात्रा उत्सर्जित होती है। सांद्र में गाढ़ा, सांद्र में क्या, गाढ़ा, कंसंट्रेशन बोलते हैं उसे, तन को बोलते हैं डायलूट। ठीक है, नंबर 2 कह रहा है इसमें कह रहा है कितने घुलनशील उत्सर्जक जैसे यूरिया तथा यूरिक अम्ल तथा साल्ट आदि का शरीर से क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अभ्यास को देखेंगे। क्या करेंगे, अभ्यास को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से बोल रहा, श्वसन से बोल रहा, उत्सर्जन से बोल रहा, परिवहन से। तो किडनी क्या करती है, उत्सर्जन का काम करती है। किससे करती है, उत्सर्जन का काम करती है। जो यूरिया वगैरह मिले होते हैं, जो यूरिक अम्ल मिले होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो छान करके ब्लड से अलग कर देती है। समझे, इसलिए किसका काम करता है, ये उत्सर्जक का काम करता है। नंबर 2, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसका, जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता था, हमने तुमको बताया था, तो ये जाइलम हो जाएगा। अगला नंबर 3 करा स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, जरूर। क्लोरोफिल जरूर। सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल। उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। अगर आपने चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है तो इसकी एक्सरसाइज में कुछ नहीं लगेगा, सब आसान लगेगा। देखिए इसके बाद 4 नंबर कह रहा पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हम लोगों में क्रिया होती है जहां कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और क्या बनता है, जल भी बनता है, ऊर्जा भी बनता है। कहां बनता है वो, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। हमने तुमको बताया है इसको, आप जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है, समझ रहे। तो इसके बाद क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, हमने ये भी तुमको बताया है, समझ रहे। हमारा जो भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, मुंह से ही। लार ग्रंथियों के द्वारा पाचन शुरू हो जाता है। किसका पाचन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का, ये भी हमने तुमको बताया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या है। तो ये सब जानते हैं कि आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, 4 हैं वो। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और जल चाहिए, उसको बस बन जाएगा। और आगे इसमें कह रहा है उसके उपोत्पाद क्या है, तो क्या क्या है, ऑक्सीजन बनेगी, ग्लूकोज बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा, इतनी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखे जिनमें अवायवीय श्वसन होता है, तो ये भी आपको हमने बताया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार विकल्पित। कूपिकाओं वाला हमने तुमको बताया है कि
30 करोड़ के आसपास कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में। फेफड़े में जो होती है 30 करोड़ कोशिकाओं ने तुमको बताया है, फेफड़े को लंग्स को बताया है, और उनको कट करके फैला दिया जाए तो 100 वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो ये पिछली वीडियोस देखेंगे तो सारे के तुमको आंसर मिल जाएंगे। अगला 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात जरा ध्यान से, बाकी तो इसमें भी देखेंगे। देखिए अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई और हीमोग्लोबिन की वजह से नहीं है तो ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन फिर पहुंचेगा ही नहीं सेल तक अच्छी तरीके से। जब अच्छी तरीके से सेल तक पहुंचेगा ही नहीं तो वहां जब पहुंचेगा नहीं तो वहां जो है ग्लूकोज से रिएक्शन होगी नहीं, ग्लूकोज से रिएक्शन होगी नहीं तो आपको ऊर्जा मिलेगी नहीं। जब ऊर्जा मिलेगी नहीं तो क्या हो जाएगा, वीकनेस लगेगी, कमजोरी लगेगी, इंसान कमजोर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं इसके खून की क्या हो गई है, कमी हो गई। समझ में आई बात? कुछ बात समझ नहीं समझ में आई? देखिए अगर हीमोग्लोबिन की कमी हुई इसका मतलब है हीमोग्लोबिन तो ढोके किसको ले जाता है, ऑक्सीजन को। वो ऑक्सीजन को ले नहीं जा पाएगा कोशिकाओं तक, वो वहां ले नहीं जा पाएगा तो आपको एनर्जी बनेगी नहीं, क्योंकि रिएक्शन होगी ग्लूकोज से तो एनर्जी कम बन पाएगी, बनेगी नहीं। जितनी कम बन पाएगी उतने ज्यादा आदमी क्या लगेगा, कमजोर लगेगा, क्योंकि ज्यादा बनती तो मजबूत रहता है। इसलिए जरूरी है हीमोग्लोबिन का होना। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा, तो हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन में ही तो क्या पाया था, आयरन, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है हीमोग्लोबिन के माध्यम से क्या पहुंचती है, कोशिकाओं तक पहुंचती है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पाएगी अधिकतम मात्रा में जितनी चाहिए उसको, तो वहां ग्लूकोज से रिएक्शन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, बहुत कम हो पाएगी, जिससे एनर्जी क्या होगी, कम बनेगी और इंसान क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और आयरन की जिससे कमी हो जाती है, पहला लक्षण इसका क्या है, आयरन की कमी हो जाना। आयरन की कमी हो जाने से ही एनीमिया रोग हो जाता है। समझ रहे हैं क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। ये हमने पूरा एक्सप्लेन से आपको इसको बताया है। के बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों को वहन में क्या अंतर है। तो आपको हमने ये भी जाइलम और फ्लोएम क्या किया है, पूरा बताया। जाइलम से जल प्रवाहित, जल पूरे शरीर उसमें पेड़ में जाता है ऊपर से नीचे तक, है ना। और फ्लोएम से जितने खाद्य ऊपर जो भी खाद्य पदार्थ बनते हैं बन करके वो पूरे शरीर तक क्या होता है, उसके एक पत्ती एक जड़ तक क्या होता है, सब पहुंचाया जाता है। ये हमने तुमको बताया है ना। और फ्लोएम से जाइलम से जल और जितने भी साल्ट वगैरह हैं वो सब नीचे से क्या किया जाते हैं, पूरे पेड़ पत्तियों तक क्या किया जाते हैं, एक एक अंग तक पहुंचाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 13 कह रहा है, फुफ्फुस में कोशिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। और ये आप फुफ्फुस की जो में कोशिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना हमने तुमको क्या किया है, पिछली वीडियो से बताया है। आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए तो आपको ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा।